क्या दुनिया में आज पाए जाने वाले हथियार किस्से कहानियों से ज्यादा मोहलिक और खतरनाक हैं? क्या कोई ड्रैगन लिटिल बॉय या छोटे लड़के से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जवाब आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी सीजन में डेनारिस टारगेरियन गुस्से से पागल होकर किंग्स लैंडिंग पर अपने ड्रैगन से हमला कर देती है। इसने शहर की गलियों में लोगों को जिंदा जला डाला, कई इमारतों को तबाह कर दिया, सारी फौज मारी गई, शहर की बहुत बड़ी आबादी मर गई और सारा ही शहर राख का ढेर बन गया। शो देखने वाले बहुत ही दुखी हुए, कई लोग हैरान थे, रो पड़े, मगर ये तखयलाती और तस्वराती मिथिकल डिस्ट्रक्शन हमारी दुनिया में होने वाली असली डिस्ट्रक्शन के सामने कुछ भी नहीं। साल था 673 ईस्वी। अरब हुक्मरान अमीर मुआविया मिडल ईस्ट में अपना लोहा मनवा चुके थे। इनकी हुकूमत फारस से मिस्र तक फैली हुई थी, मगर बिजेंटीन एम्पायर अभी भी बाकी थी। अमीर मुआविया ने अब कस्तंतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करना था। उन्होंने पहली अरब नेवी बनाने का हुक्म दिया और सूर के शहर में, जिसे अंग्रेजी में टायर कहा जाता है, 1000 बहरी जहाज तैयार किए गए। कश्तियों की इतनी बड़ी तादाद इससे पहले कभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमलावर नहीं हुई थी। मगर बिजेंटीन एम्पायर के पास एक बहुत ही खतरनाक वेपन था जिसे ग्रीक फायर कहा जाता था। यह एक ऐसा केमिकल था जिसे नाफ्टा, सल्फर और क्विकलाइम से बनाया जाता था। एक बार इसे आग लग जाए, इसे बुझाना नामुमकिन होता था। हम सब इस केमिकल का मुजाहिरा मशहूर ज़माना HBO शो गेम ऑफ थ्रोन्स में देख चुके हैं। इस शो में ग्रीक फायर को वाइल्ड फायर के नाम से जाना जाता था। इस केमिकल के जरिए स्टेनस ब्रैथियन की नेवी और इसके साथ साथ ग्रेट सेप्ट ऑफ पेलोर को तबाह किया गया था। मेरे ख्याल में एंशिएंट वर्ल्ड में ग्रीक फायर से ज्यादा मुहलिक कोई हथियार नहीं था। ग्रीक फायर की वजह से अमीर मुआविया को एक इबरतनाक शिकस्त हुई। इनकी नेवी की ज्यादातर कश्तियां तबाह हो गईं, बल्कि इनके बाद आने वाले कई हुक्मरान भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले करते रहे, पर हर बार इनकी शिकस्त ग्रीक फायर ही से होती रही और कॉन्स्टेंटिनोपल अगले 750 साल से ज्यादा मुसलमानों के हाथों से फिसलता रहा। गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन पूरे के पूरे शहर तबाह करते दिखाई देते थे, मगर असल में गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे खतरनाक हथियार ग्रीक फायर ही थी। कोई हथियार तभी सबसे खतरनाक कहलाता है जब वो खुद नुकसान उठाए बगैर किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। मगर ड्रैगन बेचारे तो मर भी जाते थे, बल्कि सिवाय एक के सभी ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिर तक मर ही गए। गेम ऑफ थ्रोन्स की ग्रीक फायर और इसके ड्रैगन, बल्कि दुनिया की तमाम फैंटेसी फिल्मों में दिखाए जाने वाले बहुत ही खतरनाक हथियार, आज हमारी दुनिया में पाए जाने वाले असली खतरनाक तरीन हथियारों के सामने क्या है। सुबह के 8 बजे थे और एक अमरीकी B-29 बॉमर जापान की फिजाओं में 3100 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस बॉमर का नाम इस जहाज के पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स की मां के नाम पर एनोला गे रखा गया था। एनोला गे अपने अंदर कुछ ऐसा समाये हुए था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह इतनी हैबतनाक चीज थी कि इसे देखने वाली आंख अंधी हो जाए, इसके सामने खड़े होने वालों की खाल पिघल जाए, दरख्त जड़ से उखड़ जाएं, इमारतें मिट्टी का ढेर बन जाएं, पानी कड़वा हो जाए, आसमान फट जाए। क़यामत से पहले क़यामत का सामान लिए एनोला गे अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। इस जहाज में कैप्टन टिबेट्स के अलावा 11 और लोग थे और इस जहाज में एक छोटा लड़का यानी लिटिल बॉय भी था। वही छोटा लड़का जो क़यामत से पहले क़यामत ढाने वाला था।
जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर कुछ परेशान भी थे, क्योंकि वो जो करने जा रहे थे ऐसा कभी कुछ पहले नहीं हुआ था। इनकी मंजिल जापान का शहर हिरोशिमा था। सुबह के 8 बज चुके थे, बच्चे स्कूलों में पहुंच चुके थे, लोग अपने अपने काम काज की तरफ रवां दवां थे। जापानियों के कानों में किसी जहाज की आवाज पड़ी, मगर आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जहाज बहुत ही ऊंचा उड़ रहा था। करीब 8:15 पर कैप्टन टिबेट्स ने जहाज का बॉम्बे खोल दिया और इससे एक 10 फुट लंबा और तकरीबन 2.5 फुट डायमीटर का लिटिल बॉय बॉम्ब नीचे गिरा दिया। लिटिल बॉय जमीन की जानिब गिरने लगा। एनोला गे जल्द ही बॉम्ब गिराकर दूर जाने लगा, मगर लिटिल बॉय में हलचल शुरू हो चुकी थी। सिर्फ 44 सेकंड बाद यह जमीन से 1900 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ऐसे लगा जैसे किसी ने पूरे आसमान को आग लगा दी हो। आग और रोशनी की एक चमकदार छतरी आकाश में उभरने लगी, मगर जमीन पर आने वाली तबाही बहुत ही खतरनाक थी। जिस जगह के ऊपर बम फटा, इस जगह मौजूद लोग एकदम वेपराइज हो गए, यानी बम की वजह से पैदा होने वाली हीट से वो एकदम ही बुखारात या वेपर्स में तब्दील हो गई। ऐसा ही कुछ इस जगह पर पाए जाने वाले दरख्तों और इमारतों के साथ भी हुआ, मगर इस बम के एपिसेंटर या मरकज से 1.5 मील के फासले में बहुत ही ज्यादा तबाही हुई। इस इलाके में इमारतों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लोग बहुत ज्यादा जख्मी हुए और बहुत से लोग मर गए। जो बचे इतने जख्मी थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। मगर इस बम से निकलने वाली न्यूक्लियर रेडिएशन का असर 1.5 मील से बाहर भी बहुत जबरदस्त था। न्यूक्लियर रेडिएशन इंसान पर बहुत ही खतरनाक असर डालती है। इससे लोगों को उल्टियां और लूज मोशन लग जाते हैं, जिल्द जल जाती है, ऑर्गन्स डैमेज और फेल हो जाते हैं, और न्यूक्लियर रेडिएशन का हाई डोज इंसान की जान ले लेता है। ऐसा ही कुछ हिरोशिमा के लोगों के साथ भी हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक लिटिल बॉय ने 70 से 80 हजार लोगों की जानें ले ली। लिटिल बॉय की टोटल न्यूक्लियर एनर्जी 15 किलोटन्स ऑफ टीएनटी के बराबर थी। इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। धमाके की लहर और गर्मी की वजह से इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बम ने न्यूक्लियर रेडिएशन भी छोड़ी, जो इसके सामने आने वालों में बीमारी और मौत का सबब बनी। हिरोशिमा पर एटम बम के हमले के बाद का नतीजा अनरेस्ट और तबाही था। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा और खुराक, पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत पैदा हो गई। बहुत से जिंदा बच जाने वाले बेघर हो गए और इन्हें इमरजेंसी शेल्टर्स में पनाह लेनी पड़ी। बम के धमाके के बाद के दिनों और हफ्तों में बच जाने वाले लोगों की मदद और नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए बचाव और बहाली की कोशिशें शुरू की गईं। हिरोशिमा पर बमबारी के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बमबारी की गई और जापान ने 15 अगस्त 1945 को इत्तेहादी ताकतों के सामने हथियार डाल दिए, जिससे दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो गया। मगर हिरोशिमा के रहने वालों की जिंदगियों में कैंसर की परसेंटेज आने वाले कई सालों तक 10% से भी ज्यादा रही। ये वो लोग थे जो कि बम की रेडिएशन से एक्सपोज हो गए थे। आज हम बहुत सी कहानियों, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में फैंटेसी में फैलने वाली तबाही को देखकर आंसू बहाते हैं। हम में से बहुत से लोगों को किंग्स लैंडिंग की तबाही पर अफसोस हुआ था। पूरा शहर ड्रैगन की आग में जला दिया गया। स्क्रीन पर इस तरह के सीन बहुत से लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स जब इस तरह की तबाही मचाते हैं तो हमें बुरे लगते हैं, मगर न्यूक्लियर वेपन्स से होने वाली तबाही से हम सब नावाकिफ हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स इन ड्रामों और फिल्मों में दिखाई जाने वाली इमेजिनरी डिस्ट्रक्शन से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं, बल्कि असली हैं। आज दुनिया में इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि पूरी ज़मीन को 6 बार तबाह किया जा सकता है, यानी ज़मीन जैसे 6 प्लैनेट्स को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट किया जा सकता है।
अगर ज़मीन पर मौजूद तमाम न्यूक्लियर वेपन्स चला दिए जाएं तो ज़मीन पर एक मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट हो जाएगा और ज़मीन पर रहने वाली 95% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इंसान का ऐसी एक्सटिंक्शन में बच जाना तकरीबन नामुमकिन है। आज अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही न्यूक्लियर वॉर कर लें तो ज़मीन पर इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसी छोटी न्यूक्लियर पावर्स के पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर इनको चलाया जाए तो बहुत सी डस्ट या खाक स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाएगी, जिसे वहां से वापस ज़मीन पर गिरने में कई डेकेड्स लग सकते हैं। इस वजह से ज़मीन पर आने वाली सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सारी दुनिया में एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा और दुनिया की 90% ह्यूमन पॉपुलेशन के मरने का खदशा है। इस तरह की कंडीशन में ज़मीन पर कई डेकेड्स लंबी आइस एज भी आ सकती है, जिसकी वजह से इंसानों के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और यहाँ हम दुनिया की छोटी न्यूक्लियर पावर्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये इंसानियत बल्कि हमारी ज़मीन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। ये वो क़यामत ला सकते हैं जो हमने ज़मीन पर अभी तक देखी ही नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।